ईरान ना तो ट्यूनीशिया है, ना ही मिस्र है और ना ही सीरिया है। इन जगहों की सत्ता बदली जा सकती है, लेकिन ईरान में यह क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ईरान में एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं, बल्कि बहुस्तरीय तानाशाही है, जिसको पॉली डिक्टेटरशिप कहते हैं। यानी पहली स्ट्रेटजी फेल हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी, क्या वाकई इजराइल की तुलना में ईरान वेस्ट एशिया में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने से लेकर आने वाले वक्त में न्यू वर्ल्ड पावर को अपने तरीके से बांधने की स्थिति में खड़ा हो सकता है? यह तो सोचा ही नहीं गया। यह स्ट्रेटजी भी फेल हो गई। और इन सब के बीच जो ब्रिक्स जिन देशों को मिलकर बना है, उसकी अपनी इकोनॉमी कहीं ना कहीं G7 को भी चुनौती देती है, G20 के समानांतर खड़ी भी हो जाती है। और एक झटके में अगर ब्रिक्स के तमाम देश एक साथ खड़े हो जाएं तो अमेरिका के हाथ से पूरा एशिया निकल जाएगा। सोचा तो यह भी नहीं गया था। स्ट्रेटजी यहां भी फेल हो गई। और इस परिस्थिति के बीच जरा कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका पर ईरान हमला कर देता है किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, उसके बाद अमेरिका के भीतर कैसे कैसे सवाल होंगे। यह सिर्फ और सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि 24 घंटे पहले जब ट्रंप प्रशासन सीनेटर्स को जानकारी दे रहा था कि इस युद्ध के बारे में, बंद कमरे में बताते हुए यह चूक नहीं रहा था कि दरअसल यह युद्ध जिस दिशा में जा रहा है उसमें अमेरिका ही जीतेगा। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगातार 3 जगहों पर इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका तो जीत चुका है। लेकिन इसके ठीक बीच FBI की जब यह रिपोर्ट आ गई कि हो सकता है ईरान किसी एक क्षेत्र में, और वो क्षेत्र कैलिफोर्निया के करीब का हो सकता है, क्योंकि ईरान अमेरिका के वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया पर हमला कर सकता है। और इस हमले को लेकर FBI तक ने यह चेता दिया कि दरअसल अमेरिकी तट के पास किसी अज्ञात जहाज के जरिए वह ड्रोन से अगर अचानक हमला कर दे तो क्या होगा। हालांकि यह चेतावनी ट्रंप प्रशासन के लिए सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने के लिए है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो एक झटके में अमेरिका, जो अभी तक युद्ध से बहुत दूर अपनी मिसाइल और अपने हथियार और अपने बेस के जरिए, यानी जो उसके मिडिल ईस्ट में बेस हैं, वहां से जो भी पहल कर रहा है, उसके बाद अमेरिका की पूरी जनता, अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स का रुख और अमेरिकन रिपब्लिकन सीनेटर्स को लेकर भी जो सवाल अमेरिका के भीतर खड़ा होगा, उसका जवाब कोई दे नहीं पाएगा। क्योंकि यह तमाम स्ट्रेटजी जो भी बनाई गई सलाहकारों के जरिए युद्ध से पहले, वो सब कुछ इस दौर में फेल हो चुकी है। और यह बात अमेरिका के भीतर हर सीनेटर, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर मीडिया संस्थान वहां पर अपने तौर पर CIA की रिपोर्ट, पेंटागन की सोच और अब जो FBI ने अपनी रिपोर्ट दी है, वो चौंकाने वाली हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को अब उस दिशा में ले जा रही है जहां पर वो ऐलान करे कि हां, हम जीत गए, हमने सब कुछ खत्म कर दिया, अब हम क्यों लड़े। ये तमाम सवालों के साथ वो अपने पांव पीछे खींच ले। इसीलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति जहां जा रहे हैं और जो भी सवाल है, उसमें उनका जवाब एक ही है। सब कुछ नष्ट ईरान का कर चुके हैं, अब युद्ध क्या लड़ें। सुन लीजिए। Are pretty much at the end of the line. Doesn't mean we're going to end it immediately, but they've got no Navy, they've got no Air Force, they've got no anti-air traffic, anything. They have no systems of control. We're just riding free range over that country. And now we're going to look very strongly at the Straits. The Straits are in great shape. We've knocked out all of their boats. They have some missiles, but not very many. I think we're in very good shape. The main thing is we have to win this. They win it quickly, but win it. And there are many people, I'm just watching some of the news. Most people say it's already been won. It's just a question of when. When do we stop? जिस बात का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, अगर उसके उलट ईरान के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं, अगर उन्हें समझें तो वह 3 शर्तों को इस दौर में रख चुके हैं।
उनका कहना है युद्ध तो रुक सकता है लेकिन 3 शर्तें आपको माननी होंगी। पहली शर्त तो यही है कि ईरान के कानूनी अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता दे दी जाए। दूसरा है कि युद्ध में जो भी नुकसान ईरान का हुआ है उसकी भरपाई की जाए। और तीसरा है कि भविष्य में हमला ना होने की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी ली जाए। इन 3 शर्तों का मैसेज एक ही है। अगर अमेरिका यह सोच रहा है कि वह एक झटके में यह कहकर बाहर निकल जाए कि हम युद्ध जीत चुके हैं, ईरान के पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम युद्ध क्यों करें, तो ईरान अपने तौर पर एक मैसेज दे रहा है कि युद्ध तो लंबा चलेगा अगर आपने हमारी शर्त नहीं मानी तो। क्योंकि जिस वक्त ट्रंप पत्रकारों से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम तो जीत गए, उसी वक्त फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर जहाज पर हमला होता है। सैमसी विष्णु नाम के इस जहाज पर हमला होता है, 27 लोग बच जाते हैं, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसी प्रक्रिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिडिल ईस्ट के भीतर है वहां पर हमला जारी रहता है और हमला होते होते उन जगहों पर चला जाता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे निकलकर अब सीधे जहां पर तेल का प्रोडक्शन है, रिफाइनरी है, जो खास तौर से ओमान में हमला होता है। नया सवाल यह आ गया, क्या इसलिए अब अमेरिका के भीतर घबराहट है कि एफबीआई ने एक रिपोर्ट दे दी और वो रिपोर्ट को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि उसको लेकर बाकायदा कैलिफोर्निया के गवर्नर भी सामने आए और उन्होंने अपनी बातों का जिक्र भी किया। लेकिन हमें लगता है पहले उस दृश्य को देख लीजिए जिस समय ट्रंप जिन बातों का जिक्र कर रहे थे उसी वक्त फारस के खाड़ी में जो अमेरिकी तेल टैंकर पर अटैक हुआ। ये तमाम तस्वीरें अमेरिका के भीतर उसकी अपनी ताकत को चुनौती दे रही है। लेकिन इस वक्त अमेरिका या कहें ट्रंप के सामने चुनौती इससे हटकर है। वो हटकर इसलिए है क्योंकि होर्मुज़ रूट से तेल की आवाजाही जो भी ईरान कर रहा है उसका सीधा लाभ चीन को मिल रहा है, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था। अब सवाल उसके आगे का है कि जब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जाता है कि वह मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला जो कर रहा है वो गलत है, तो चीन उससे खुद को बाहर कर लेता, यानी वो एब्सेंट हो जाता है। प्रस्ताव पास जरूर हुआ कि हमला करना गलत है, लेकिन इस पूरे हमले या युद्ध को लेकर कहीं भी इजराइल और अमेरिका का जिक्र नहीं हुआ। तब ऐसे में चीन स्ट्रेटजिकली सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की खातिर नहीं बल्कि ब्रिक्स और आने वाले वक्त में नए वर्ल्ड पावर की सिचुएशन में उसकी अपनी स्थिति क्या होगी, इसको लेकर अब वह खुले तौर पर धीरे धीरे सामने आने से कतरा नहीं रहा है। पहली बार चीन की तरफ से एक प्रतिक्रिया भी आई जो मैसेज बहुत साफ था कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं वो गलत है, जिस तरीके से ईरान को अपना बचाव करना पड़ रहा है वो सही है, जिस तरीके से तेल की आवाजाही रुकी है उसमें ईरान इसके अलावे क्या कर सकता है, जिस तरीके से ईरान मिडिल ईस्ट पर भी हमला कर रहा है या फिर इजराइल को निशाने पर ले रहा है और अमेरिकी बेस को भी निशाने पर ले रहा है, इसमें क्या गलत है। चीन की यह प्रतिक्रिया पहली बार इस तरीके से आई। China does not agree with the attacks on Gulf states and condemns all indiscriminate attacks on civilians and non-military targets. The urgent task is to immediately cease military operations and prevent further expansion of the conflict. The solution lies in returning to dialogue and negotiation as soon as possible and striving to restore peace. The fundamental solution is to jointly return to the right track of abiding by international law and the basic norms of international relations. दरअसल इस प्रतिक्रिया का असर यह भी है कि इस महीने के आखिर में ट्रंप कह रहे हैं कि वह शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, यानी टैरिफ वार और ट्रेड वार से हटकर मौजूदा परिस्थितियों में अब चीन से मिलने की जरूरत अमेरिका को हो रही है। और सिर्फ अमेरिका चीन के शी जिनपिंग से ही नहीं बल्कि इसी हफ्ते मुलाकात G7 के देशों से भी करनी है। क्यों? क्योंकि G7 की अगुवाई करते हुए फ्रांस के मैक्रोन ने बहुत साफ तौर पर कहा यह कैसी स्थिति है कि आप होर्मुज़ रूट को महत्वपूर्ण नहीं भी बतलाते हैं और एक वक्त महत्वपूर्ण करार भी देते हैं। यानी होर्मुज़ रूट को काउंटर करते हुए आप ये कहते भी हैं
कि दरअसल इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का जो सहमति हुई है उसमें 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज होगा और खुद अमेरिका 172 मिलियन बैरल तेल रिलीज करेगा। इसीलिए कीमतें आगे नहीं बढ़ेंगी, यानी कीमतें ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन कीमतें ऊपर जा रही है तो यानी संकट तो है, और अगर संकट है तो एक झटके में जो यूक्रेन युद्ध के अपराधी हैं उसको ऊपर से आप बंदिशें यानी सैंक्शंस कैसे हटा सकते हैं? और ये सैंक्शंस रूस पर से हटा लिए गए, जो अमेरिका ने कहा इस वक्त एनर्जी का संकट पूरी दुनिया में हो सकता है। तो दोनों बातें कैसे चल सकती है? यानी G7 की कंट्रीज के भीतर भी अमेरिका के वार के लेकर जो सवाल है, अब इसको लेकर अमेरिका के भीतर एक बेचैनी भी है, उस युद्ध से वो कैसे निकले, कैसे बाहर आए। और इसीलिए G7 के नेताओं से मुलाकात इसी हफ्ते होनी है। इस महीने के अंत में शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है। यानी एक नई स्ट्रेटजी के तहत अब लगने लगा है अमेरिका को अपने तौर पर कि हां, पुरानी परिस्थिति में जब वो टैरिफ वार की स्थिति को आगे बढ़ा रहा था उस वक्त उसकी ताकत और ईरान के साथ युद्ध करने के वक्त और उसके बाद की परिस्थितियों में उसकी ताकत में बड़ा अंतर आ चुका है। शायद इसीलिए युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए एक बार फिर जो ट्रेड वार है उसको टैरिफ के जरिए नए तरीके से अमेरिका शुरू भी करना चाह रहा है। और जब वो बाहर निकलेगा तो जाहिर है वो तमाम देश जो अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि अमेरिका ताकतवर है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, एक मैसेज ट्रंप ने दिया हुआ था। लेकिन अब जब बाहर आएंगे तो वो तमाम देश अगर सवाल खड़ा करेंगे टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर, तो उसका जवाब क्या होगा? तो इस फाइल को भी ट्रंप ने अपने देश में खोल दिया। जो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जो जेमिसन ग्रियर हैं, उनके जरिए उन्होंने मैसेज किया कि अब सेक्शन 301 जो एक्ट है उसमें जो भी व्यापार के गलत तरीके होते हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रोसेस या प्रैक्टिस होती है, अब उसकी जांच की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां निर्णय दिया और कहा कि आप जो टैरिफ लगा रहे हैं ये गलत है, गैर कानूनी है, तो उसके पैरेलल में अब सेक्शन 301 के तहत जो प्रेसिडेंट को पावर होता है उसके तहत वो उस फाइल को खोल रहे हैं और कह रहे हैं जुलाई तक अब इसके रिजल्ट आ जाएंगे और फिर हम नए टैक्स लगा सकते हैं जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी व्यापार के गलत तरीके जिन्होंने अपनाया है। इसके दायरे में आने वाले देश में चीन भी है, यूरोपीय यूनियन भी है, भारत भी है, जापान भी है, दक्षिण कोरिया भी है, मैक्सिको भी है, वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, कंबोडिया भी है, सिंगापुर भी है, इंडोनेशिया भी है, बांग्लादेश भी है, स्विट्जरलैंड भी है, नॉर्वे भी है। यानी 1 दर्जन देशों को लेकर अब दोबारा से उस ट्रेड वार की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी ताकत के आसरे जाना चाहते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पूरी पॉलिसी को जो गैर कानूनी करार दे दिया गया, कम से कम अब उसके लिए यह ढाल का काम कर सकें और वो युद्ध के बाद एक मैसेज दे सके कि हमारी ताकत, हमारा ट्रेड, हमारा मार्केट, हमारा डॉलर सबसे मजबूत है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो हमने शुरू में जिक्र किया, जो FBI ने चेतावनी दी कि अगर कैलिफोर्निया के करीब तट पर आकर किसी अज्ञात जहाज के जरिए ड्रोन अगर ईरान दाग देगा तो फिर अमेरिका में अफरा तफरी मच जाएगी। इसीलिए कैलिफोर्निया के गवर्नर भी आज सामने आ गए। As it relates to the broader concern, as it relates to drone strikes, we've been aware of that information. We've been working collaboratively through the SOC, which we established right after the war began, the State Operations Center, working with the Office of Emergency Service, but also working locally to make sure we transmit any information that we have received, and we're aware of that, which has been reported, I think, by ABC7. तो क्या अमेरिका या ट्रंप स्ट्रेटजिकली अब युद्ध से बाहर निकलने की दिशा में कार्रवाई तेज कर चुके हैं, या फिर वो लगातार जिस मैसेज को दे रहे हैं वो मैसेज अब नए तरीके से अमेरिका को दोबारा उसकी अपनी साख के साथ दुनिया के बाजार में कैसे मजबूती के साथ खड़ा कर सके, क्या इस दिशा में काम कर रहे हैं? वो रिपब्लिकन्स वोटर के बीच भी गए और क्या कहते हैं, युद्ध तो खत्म हो गया। The International Energy Agency agreed to coordinate the release of a record 400 million barrels of oil from various national petroleum reserves around the world, which will substantially reduce the oil prices as we end this threat to America and this threat to the world.
We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने स्ट्रेटजी एक ही है? युद्ध से बाहर कैसे निकले, वर्ल्ड इकोनॉमी की अगुवाई कैसे करें, एनर्जी को लेकर उठने वाले सवालों को खत्म कैसे करें, जो टैरिफ को लेकर इससे पहले अमेरिका को ग्रेट बनाने की सोच थी और अमेरिकन्स को टैक्स फ्री करने की जो सोच थी उस लकीर पर दोबारा कैसे लौटें, और अन्यथा सामने खड़ा मिड टर्म पोल जो है वो कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स को गर्त में ना मिला दे, उनके खिलाफ इंपीचमेंट ना आ जाए। हो सकता है ये सारे सवाल स्ट्रेटजिकली उनके सामने हों, लेकिन इस वक्त दो ही बड़े सवाल हैं। क्या ईरान इस युद्ध में पांव पीछे खींच लेगा अगर अमेरिका अपने पांव पीछे खींचता है तो? दूसरा सवाल है, ईरान को लेकर अभी तक जो अमेरिका के पास जानकारी थी वो ये मानकर चल रहा था कि सुप्रीम सत्ता एक ही होती है,